देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखो मैंने बोला था मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा, आपको पता ही है, आपको मैं नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। आपका अच्छा नोट्स बन जाएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ आपकी प्रॉपर चीज़ें भी आपके पास हो जाएंगी। सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे वो मैं आपको पहले बताता हूँ। ऐसे लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। पहले मैं देखो ये नोट्स मैंने बनाए, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा अभी, ठीक है। सो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि हम लेते हैं अभिकारक, मतलब चीज़ें जैसे नमक ले लिया, पानी ले लिया, तो वो हमारे अभिकारक हो गया। नमक और पानी को मैंने मिला दिया, यूं घोल के मिला दिया, तो हमें जो नया चीज़ मिलेगा वो नमकीन पानी, वो हमारा उत्पाद हुआ, ठीक है। तो अभिकारक एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वही लिखा है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखो, जब हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। तो हमारे पास अभिकारक क्या क्या है, मैग्नीशियम है, किससे क्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg, ये मैग्नीशियम। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। तो ये जो मैग्नीशियम है, ये जो HCl है, ये अभिकारक है, ये हमारे क्या हैं, अभिकारक हैं। तो ये अभिक्रिया कर रही है, अभिक्रिया के सिंबल को मैंने डार्क से दिखा दिया है। अभिक्रिया के पश्चात हमें क्या दे रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और क्या दे रही है, हाइड्रोजन गैस। जब गैस का सिंबल होता है ना, वो ऐसे तीर का निशान ऊपर की ओर दिखाते हैं, क्योंकि गैस हवा में उड़ जाती है तो ऊपर की ओर तीर का निशान दिखाते हैं। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड और ये जो हाइड्रोजन अलग बना, तो ये हमारे क्या हैं, उत्पाद हैं। और हमने जो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया तो वो क्या हमारे अभिकारक हैं। और यहाँ पर HCl की 2 मोल लिए हैं, 2 क्यों लिया है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर है। ये जो अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया है। और देखो ये चीज़ मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया कर रही है, क्रिया का मतलब उसको मिलाया जा रहा है, तो प्लस का निशान लगाया है ना। अभी मैग्नीशियम को मैंने Mg से प्रदर्शित किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंने HCl से, है ना। जब अभिक्रिया में, ठीक है, पदार्थों को उनके प्रतीकों या सूत्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये पहले ही लेक्चर में हम पढ़ चुके थे। तो ये सूत्रों के रूप में, प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त किया गया है, तो ये जो है ये रासायनिक समीकरण है, ठीक है। और ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब इस चीज़ को हम रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक आपका आएगा, ऐसे लिखना है आपको। एग्जाम में जिस तरीके से आपको लिखना है मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से ही बनवा रहा हूँ, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये लिखोगे, तो फिर क्या लिखोगे, मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है या निम्न प्रकार की होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब चीज़ों का मिलना। नाम से ही प्रतीत हो रहा है अभिक्रिया का नाम, संयोजन का मतलब जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें
दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर, संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो अभिकारक होंगे ना बाईं तरफ, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो एक ही बनेगा। जो उत्पाद बनेगा वो एक ही बनेगा। समझ में आ रहे हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक या अणु, जो लिखना चाहो आप। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। यहाँ पर देखो, दो हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। अभिकारक दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उत्पाद केवल एक ही होगा। उत्पाद केवल एक ही होगा। आई बात समझ में? तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने उदाहरण के तौर पे क्या ले लिया, क्योंकि हर एक का उदाहरण भी देना है हमें। हमने लिया है सोडियम और फिर लिया है क्लोरीन। सोडियम के भी 2 मोल लिए हैं, क्लोरीन के भी 2 मोल लिए हैं। इन दोनों को मिला दिया तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। और ये एक रासायनिक समीकरण है और ये एक संतुलित समीकरण भी है, क्योंकि इधर भी सोडियम के 2 मोल हैं, इधर भी सोडियम के 2 मोल हैं, इधर भी क्लोरीन के 2 मोल हैं और दाईं तरफ भी क्लोरीन के 2 मोल हैं। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण भी है, क्योंकि रासायनिक समीकरण का संतुलित होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो द्रव्यमान संश्लेषण के नियम को संतुलित करना चाहिए। ये नहीं कि बाईं तरफ कुछ है दाईं तरफ कुछ है, तब वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है। ठीक है। ये सब चीज़ें हम पहले हुए लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये तो रहा हमारा रासायनिक समीकरण का जो उदाहरण था हमारा संयोजन अभिक्रिया, उसे हमने पढ़ लिया है, उसे हमने जान लिया है। संयोजन नाम से ही पता है, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक अभिकारक या प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़ के एक ही क्या देंगे? उत्पाद देंगे, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट आता है वियोजन। वियोजन में कई टाइप के आ जाते हैं ना, उसे हम पढ़ेंगे। तो वियोजन क्या होता है? टूटना। वियोजन का क्या होता है? टूटना। एक चीज होगा, दो या दो से अधिक चीजों में बट जाएगा। जैसे एक पत्थर है, उसको आप पीट दोगे तो कई सारे टुकड़ों में बट जाता है ना। तो वियोजन का मतलब क्या है? वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाते हैं। वियोजित लिखो या फिर विभक्त, मतलब अलग हो जाते हैं। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक कुछ भी हो सकता है, अपने अवयवी तत्वों में, अवयवी तत्वों का मतलब होता है खुद ही, मतलब ये जितनी एक चीज है, मतलब वो चीज ऐसे ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना। अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। और वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। पहला क्या है? ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा वियोजन। फिर है विद्युत वियोजन, विद्युत के द्वारा वियोजन। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो पहला पढ़ लेते हैं, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। अभी से थोड़ा थोड़ा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश याद रखोगे ना, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे, ग्रेजुएशन में, डिग्री कॉलेज में जब जाओगे ना, तो साइंस वगैरह जो है ना वो सीधा अंग्रेजी में आ जाता है। ठीक है। और जब बड़ी क्लासों में जब जाओगे, अभी थोड़ा सा अगर यूज टू हो जाओ, हिंदी के साथ इंग्लिश भी आप सीखते रहोगे ना, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो फिर आपको वो डर नहीं लगेगा, अरे भाई ये इंग्लिश में है। ठीक है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जब मैं क्लास बीएससी में, मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, जब मैं पहली बार गया था डिग्री कॉलेज में, और एक चीज़ मेरे को पता है हिंदी में, और वही चीज़ मेरे से सर इंग्लिश में पूछ रहे हैं, और मेरे को खड़ा करके पूछ रहे हैं कि बताओ ये क्या होता है। तो मैं कह रहा हूँ सर मुझे तो नहीं पता। बोल रहे तुम डिग्री कॉलेज में आ गए हो, बीएससी में पढ़ रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता। मैंने कहा सर प्लीज़ क्या आप इसे एक बार हिंदी में बोल सकते हैं? तो उन्होंने बोला हिंदी में। तो मैंने फिर कहा मैंने तो सर पता है ये चीज़। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आपको चीज़ें हिंदी का इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते जाओगे ना, तो आगे के लिए आसान हो जाएगा।
तो ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है, ठीक है। जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा वियोजन हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिया है? पोटेशियम क्लोरेट लिया है, ठीक है। ये पोटेशियम का मतलब KClO3, पोटेशियम क्लोरेट लिए हैं। ये अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर लिखा है मैंने ऊष्मा। ये जो अभिक्रिया हो रही है किसके द्वारा हो रही है? ऊष्मा के द्वारा हो रही है, ऊष्मीय अपघटन हो रहा है। तो ये 2KClO3 एक ही यहाँ पर अभिकारक होगा, और ये 2 या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही टुकड़ों में विभक्त होगा। इधर क्या आ गया? पोटेशियम क्लोराइड KCl, और यहाँ क्या आ गया? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। तो सिंबल ऊपर की ओर दिखा दिया हमने, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर दे दें। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण, पोटेशियम क्लोराइड ऊष्मीय अपघटन के पश्चात पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाती है। सिर्फ ये लिख दोगे, ठीक। नेक्स्ट, विद्युत वियोजन। तो उसी तरीके ऊष्मा की जगह बस विद्युत लगा दो, बात खत्म। क्या लिखोगे? ये इसी से बस बना दे रहा हूँ। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा की जगह क्या लिख देना? विद्युत। विद्युत देने पर होती है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। बस ऊष्मा की जगह क्या लिख दो? विद्युत। 1 से 2 हो जाएंगे, ठीक। उदाहरण के तौर पे क्या है? हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, बिजली, हमारे घर का जो बिजली नहीं होता है इसमें हमने बिजली डाल दी। तो बिजली डालने पे क्या होगा? सोडियम, Na क्या होता है? सोडियम, सोडियम और क्लोरीन, Cl2 मतलब क्लोरीन, क्लोरीन में विभक्त हो जाएगा। आया समझ में? तो ये भी हमारा इजीली बन गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। थर्ड जो होता है, तीसरा जो प्रकार है वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर राम बैठा है और यहाँ पर श्याम बैठा है, ठीक है। तो श्याम आएगा, राम को हटा के उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो उस एक बंदा आया, दूसरे बंदे को उसको हटा कर उसकी जगह पे बैठ गया, ठीक है, मतलब कब्जा कर लिया उसने। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन में क्या होता है? एक की जगह दूसरा आता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, ठीक है। एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है, तो वही लिखा है। विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखो, आयरन है, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है। ये फेरस Fe, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट। यहाँ पर क्या हो गया? FeSO4 Cu। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये Cu है, ये Fe है, ठीक है। तो Fe क्या करेगा? Cu को हटा देगा। Fe कहाँ जाएगा? Cu के स्थान पर, देखो तो यहाँ से, और Cu अलग हो जाएगा। तो Fe के साथ क्या जुड़ गया? SO4। तो ये इसको हटा कर इसके स्थान पर आ गया, तो FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सक्रियता श्रेणी एक चीज नाम होती है कुछ, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में ये जो फेरस है ना, वो कॉपर से ऊपर है, ठीक है, कॉपर से ऊपर है। अब तुम्हें पता है फेरस ज़्यादा शक्तिशाली है, कॉपर थोड़ा कम शक्तिशाली है। तो जो शक्तिशाली इंसान होता है वो क्या करता है? कमज़ोर को हमेशा हटा देता है, उसके सामने ये टिकेगा ही नहीं, तो ये आराम से आके इसको हटा देगा, चल पट, ऐसे वो बोलेगा और ये हट जाएगा और उसके स्थान पर ये आ जाएगा। क्योंकि जो फेरस है ना, वो कॉपर की तुलना में सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, यानी कि बलवान है,
फेरस ज़्यादा बलवान है, कॉपर कम बलवान है, तो उसके स्थान पर यह आ गया। ठीक है, एक ही उदाहरण दिया मैंने, इससे आप समझ गए होंगे। ठीक है, कॉपर मेटल है इसलिए देखो तीर नीचे आ गया। तो इसे बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम में प्रतिस्थापन लिखा है या विस्थापन लिखा है, मतलब एक ही है, और इसमें एक ही प्रतिस्थापन होता है, एक के स्थान पर दूसरा आ जाता है बस। अब इसका उल्टा क्या होता है, मतलब इसमें एक में होता है, इसमें दो में होता है। उभय प्रतिस्थापन या द्वि विस्थापन ऐसे लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। ठीक है, दोनों में से एक जो भी आए उसका मतलब एक ही है। क्या लिखा आएगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली, मतलब अदला बदली, ये इसके जगह आएगा, ये इसके जगह आएगा। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वह उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे देख लो, ये हमारा बेरियम क्लोराइड है, ये हमारा सोडियम सल्फेट है, इनकी अभिक्रिया में करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब चीज़ें समझा रहा हूँ और एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। कभी भी साइंस का एग्ज़ाम दो, बोले उदाहरण दो या ना बोले उदाहरण मत दो। आपको हमेशा जब भी चीज़ें आप लिखोगे साइंस में, हो सके तो चित्र, अगर ना भी बोले तो हो सके तो एक चित्र बना दो। उदाहरण के लिए अगर ना भी बोले तो खुद से एक उदाहरण दे दो। मैं हमेशा टिप्स देता हूँ, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना, उसे कॉपी चेक करने में आसानी होगा और समझेगा ये जो बालक है, ये जो बालिका है, इसको सारी चीज़ें आती हैं अच्छे से, ये समझेगा आप। ठीक है, क्योंकि हर किसी को एक्स्ट्रा कुछ फ्री मिलता है तो अच्छा लगता है। तो अगर आपसे पूछे या ना पूछे, हमेशा एग्जाम्पल देना ही है, उदाहरण आपको देना ही है। मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी अभिक्रिया, जो भी आप परिभाषा पढ़ोगे, उसका कम से कम 2 से 3 उदाहरण हमेशा याद रखो। तो ये इसका उदाहरण क्या दिया, देखो मैंने BaCl2 लिया प्लस Na2SO4 लिया। अब देखो Ba के स्थान पर क्या आ गया, SO4, Ba के साथ क्या आ गया, SO4, और यहाँ से Na2 और यहाँ से Cl2 एक साथ जुड़ के क्या हो गया, NaCl। ये भी Na भी 2 था, Cl भी 2 था, तो 2 यहाँ लग गया, 2NaCl। तो अदला बदली हुई, देखो Ba के स्थान पर SO4 आ गया और Na2 और Cl2 एक साथ लग गए, NaCl। तो घटकों की क्या हुई, अदला बदली, इसके स्थान पर ये, इसके साथ ये। तो इसे हम क्या बोलेंगे, उभय प्रतिस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, नेक्स्ट वीडियो में हम जो रासायनिक हमारे पास समीकरण होता है ना, उसको कैसे संतुलित किया जाता है वो हम सीखेंगे, क्योंकि वो एक जो प्रॉब्लम है ना, वो हर बार आता है। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स भी मैं बना के दे रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार लगभग हिंदी मीडियम में आ जाता है, हर बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए, या फिर एग्जाम में कैसे लिया गया, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, उदाहरण से टिप्पणी कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा आ सकता है। ठीक है, तो संचारण और विकृतगंधिता, ये 2 बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं, हर बार, बार बार आता है ये। संचारण को अंग्रेजी में कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब संचारण आप अपने डेली लाइफ में देखते हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि इसे संचारण बोलते हैं। देखो क्या है, किसी धातु की सतह पर वायु, जल अथवा अपने चारों ओर उपस्थित किसी अन्य पदार्थ द्वारा अभिक्रमित हो जाती है, तब यह संचारित कही जाती है, अथवा इस पर जंग लग जाता है, यह प्रभाव संचारण कहलाता है। बहुत अच्छा होगा अगर इसे आप याद कर लो। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो मैं इससे भी सरल तरीके से बता सकता हूँ। देखो चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रटना नहीं। पहले बता रहा हूँ, साइंस में ये चीज़ होती है। तो आप क्या बोल सकते हैं अपनी भाषा में, देखो ऐसे लिख सकते हो, हम अपने दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि
जब कोई धातु की वस्तु को हम किसी नमी वाले स्थान में रख देते हैं या फिर किसी बंद कमरे में रख देते हैं कई दिनों तक, जहाँ पर हवा धूप नहीं होती है, तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि धातु की सतह पर एक भूरी भूरी रंग की परत जम जाती है ना। धातु की सतह पर एक भूरी भूरी रंग की परत जम जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। और ये जो जंग होता है वो धीरे धीरे धातु को अभिक्रमित कर देता है, यानी कि धातु की जो शक्तिशीलता होती है उसे कम कर देता है। और इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जो चीज़ आपने बोला वही उदाहरण हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना, ये इसका उदाहरण दे सकते हो आप। उदाहरण क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना। और जंग का जो सूत्र होता है ये होता है ये Fe2O3.X H2O। X कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो संचारण को आप कैसे बचा सकते हैं? कोई वस्तु है उसको संचारित होने से आप कैसे बचा सकते हैं? अगर आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? बचा सकते हैं कि देखो, अगर हम संचारण की वस्तुओं पर पेंट कर दें, और ये पेंट आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक बार कर दिया तो पूरा ज़िंदगी भर सही हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। पेंट भी आपको रेगुलर करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि लोहे की वस्तुओं को अगर संचारण से बचाना है तो उस पर पेंट किया जाता है। आप देखते होंगे जो लोहे के गेट लगाए जाते हैं घरों पे, स्कूलों के बाहर जो अमीर लोग गेट लगाते हैं तो वो उनको पेंट करते हैं काले रंग से, लाल रंग से, येलो कलर से। दिखने में भी अच्छा हो जाता है, और पेंट इसलिए करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। अगर एक बार जंग लग गया तो लोहा धीरे 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 टूटने लगता है, खिसकने लगता है ना, खराब हो जाता है। तो इसी वजह से पेंट किया जाता है। आया समझ में? अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, विकृत गंधिता। इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। विकृत गंधिता क्या होता है? इसका आप डेली लाइफ में देखते हो। डेली लाइफ में क्या देखते हो कि आपके पास हमारी माता जी ने क्या बनाई? रोटी बनाई या आपने ब्रेड बनाया, कुछ भी बनाया। ब्रेड है आपके पास, कोई भी खाने का सामान है, आपने अपने घर पे किचन में रख दिया और भूल गए कि यहाँ पे हमने कुछ रखा था या बनाया था। एक दिन बाद, 2 दिन बाद जब हम उस वस्तु को देखते हैं, खाने की वस्तु को, तो उस पर देखते हैं कि वो थोड़ा सा बांस मार रहा है। ठीक है, वो थोड़ा सा बांस मार रहा है, उस पर एक थोड़ा सा भूरी भूरी या फिर हरे हरे कलर की थोड़ा काई काई जम जाती है, और वो बदबूदार होता है। और अगर उसे आप टेस्ट करोगे ना तो वो खट्टा होगा, हल्का हल्का खट्टा होगा, एसिड होता है उसमें। ठीक है, अम्ल होता है। तो इसी चीज़ को विकृत गंधिता बोलते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखी है। विकृत गंधिता को अंग्रेजी में रेंसिडिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंसिडिटी। तो क्या कहते हैं? अब ये वैज्ञानिक भाषा में लिखा है हमने। ज़रूरी नहीं है कि जो एग्ज़ाम यहाँ लिखा है वही आप याद रखो। बहुत अच्छा होगा याद आता है तो, नहीं तो मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी आपको पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो वही लिखा है, जब वसा तथा तेल उपचित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध तथा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। वसाओं तथा तेलों का उपचयन प्रति आक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इन्हें नाइट्रोजन में प्रभावित करके रोका जा सकता है। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। जब हम खाना बनाते हैं, आपने चिप्स बना दिया घर पे, है ना, तेल में फ्राई करके आलू का चिप्स बनाया और उसे आपने रख दिया। अगर आपने खुले में छोड़ दोगे ना तो वो एक क्या होगा कि वो चिप्स क्या होगा, नरम हो जाएगा, है ना, उसमें कुरकुरापन नहीं रहेगा। और कुछ दिन बाद खाओगे तो थोड़ा आपको अजीब स्वाद आएगा, बेस्वाद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें से जब वसा, फैट, तेल उड़ जाता है, उपचयन का मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है। अभी इसका अगला जो टॉपिक है उपचयन अपचयन, वो वहाँ पता चलेगा आपको। वहाँ से ऑक्सीजन गायब हो जाता है तो क्या होता है, वो उसका स्वाद, उसका गंध परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। ठीक, इसको आप कैसे रोक सकते हो? आप क्या करो, जो भी आपने बनाया ना उसको एक बंद डब्बे में बंद कर दो, जिसमें हवा ना लग सके। ठीक है, और किसी से क्रिया ना कर सके। या फिर उसके वो चीज़ है वो एक नाइट्रोजन हवा में बंद कर दो।
तो वो उपचयित नहीं होगी। आप देखे हो जब आप कुरकुरे खाते हो, लेस खरीदते हो, ये सब सामान जब खरीदते हो, है ना, तो आप बोलते हो भाई 10 रुपये का कुरकुरे दो, तो कुरकुरे तो होता है इतना सारा, लेकिन हवा भरा रहता है पूरा। आप बोलते हो मैंने तो पैसे दिए तो पूरा फूला दिख रहा था, लेकिन है तो इसके अंदर इतना सा। वो जो फूला हुआ रहता है ना, उसके अंदर होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, जो अंदर कुरकुरा है, जो चिप्स हैं, उसको उपचयित होने से रोकती है, ताकि उसका जो वसा है और जो तेल है वो उपचयित ना हो। और उपचयित नहीं होंगे तब उसका स्वाद और उसका जो कुरकुरापन है वो वैसा का वैसा बना रहता है। ठीक है, उस पर जो चटक होती है, उसमें जो कुरकुरापन होता है वो हमेशा बना रहता है और उसका स्वाद भी मेंटेन रहता है। किसकी वजह से? नाइट्रोजन गैस की वजह से। तभी देखा होगा आलू की चिप्स के थैलों में क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके उसे उपचयित होने से रोका जा सकता है या फिर विकृत गंधिता से रोका जा सकता है समझ में आपको? तो देखो ये आपका नोट्स भी बन गया प्रॉपर। एंड वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर था। आने वाले टाइम में हम और भी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और साल के एंड तक हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मेरे बताए हुए तरीक़ों से पढ़ोगे लिखोगे तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को हर जगह शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना।